कैग रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की मांग उठी है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैग रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। कहा है कि कैग रिपोर्ट में दम नहीं है, जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी पर भी इरफान अंसारी हमलावर हुए। कहा कि ये वर्तमान में भले ही मेरी विभाग हो, पर यह मामला बीजेपी के समय से ही चल रहा है। तो झारखंड में देखिए, कोविड फंड का पूरा उपयोग नहीं हुआ। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। कैग रिपोर्ट में ये सारी चीजें, इन सारी बातों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट का दावा है कि कोरोना काल में भेजे गए केंद्रीय फंड का केवल 32% ही खर्च हुआ है और शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं मिला है। कैग रिपोर्ट में ये सारी जानकारी दी गई है। इससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं। अब इसी रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब देखिए, जिला स्तर पर RT-PCR लैब की स्थापना भी नहीं हो पाई है। कैग रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी मिल पाई है। और राज्य में शिशु चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र भी नहीं बन सका है। और आपको बताते चलें कि ये सारी बातें जो है रिपोर्ट के जरिए इन बातों का खुलासा हो पाया है। इसके बाद इरफान अंसारी बीजेपी पर हमलावर है। कैग का जो रिपोर्ट है और कितना सत्य है कितना असत्य है, ये मेरे समझ से परे है। कैग का रिपोर्ट तो कनवाड़ी साहब के खिलाफ भी आया था, 2G स्पेक्ट्रम का भी आया था, सारे लोग बरी हो गए। तो रिपोर्ट में कितना दम है, जांच होगा। और जांच जो जानकारी मिल रही है, मेरे विभाग का ही मामला है और रघुवर दास के समय से ये मामला था। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया और इस कार्यक्रम में ज्यादातर नए विधायकों के साथ पुराने विधायक भी शामिल हुए। इसमें कल्पना सोरेन, लुइस मरांडी, जयराम महतो, राम सूर्या मुंडा, अमित महतो मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विधायकों ने विधायिका और अपने अधिकारों से संबंधित कई सवाल भी पूछे। खासकर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं, अधिकारियों के रवैये और समितियों के अधिकार से संबंधित सवाल रखे गए और इन सभी सवालों के जवाब कार्यक्रम में पहुंचे एक्सपर्ट्स ने दिए। विधानसभा में जो इतने 24 वर्ष हुए हैं और जिस तरीके से एक प्राउडली तरीके से उन्होंने समझाया कि जो ताकत सदन को दी गई है यहाँ पर में, और हम सभी लोगों को ये सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना हम लोग जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जनता भी जागरूक रहेगी, हमारे पदाधिकारी भी जागरूक रहेंगे। और उम्र नहीं होती है सीखने की, और अभी तो हम लोग नए आए हैं तो अभी तो बहुत सीखना बाकी है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि इस तरीके की और वर्कशॉप्स होते रहें। हमें विशेष दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं आती है तो फिर हमारा तो स्वरूप सबको मालूम ही हमारा स्वरूप क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से बाकी लोगों को जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और हाँ, दिक्कतें कब आती है, जब अपने क्षेत्र से बाहर के पदाधिकारी होते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। राज्य से बड़ी खबर, केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ बकाए और झारखंड की दावेदारी पर सियासत अब तेज होती हुई दिख रही है। माइनिंग में जुटी कोल कंपनियों के पास बकाए के आकलन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया और पूरे मामले पर जेएमएम ने कहा कि केंद्र को हर हाल में राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए लौटाना होगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें आपको, जेएमएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बकाया राशि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा, 1,36,000 करोड़ नहीं दिया जा रहा है और इसकी वजह से ही 1,36,000 करोड़ रुपए लौटाना होगा केंद्र सरकार को। राज्य सरकार के संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, वो हमारा पैसा है, बकाया है काफी दिनों से, वो पैसे हमें चाहिए और उसके लिए जो भी कवायद, जो भी प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, और मुझे लगता है सफलता मिलेगी। हम वो पैसे झारखंड के वापस लाएंगे। उसके लिए ही आज एक कमेटी की घोषणा कल आज समाचार पत्रों में आई है। संयुक्त कमेटी बनेगी, उसमें जिले के उपायुक्त, जिस क्षेत्र में वो खनन क्षेत्र पड़ता है, जिस जिले में, वहाँ के उपायुक्त और साथ ही उस क्षेत्र में कोल कंपनी के महाप्रबंधक और भी अन्य लोगों को उस कमेटी में रखा जाएगा। तो ज्वाइंट कमेटी पूरी तरह से आकलन करके अपना रिपोर्ट देगी और मुझे लगता है वो बाध्यकारी हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए कि वो पैसे वो इस राज्य को दे। 1,36,000 करोड़ का जो दावेदारी है, ये पूरी तरह से सही नहीं है और कमेटी अगर बनती है और उस पर कुछ आता है विषय, तो मैं समझता हूँ वो एक तथ्यात्मक चीज होगी, सही तरीके से आकलन होगा और फिर भारत सरकार तो
जो अगले वर्ष से सभी राज्यों को देना है वो देगा। तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन आज 9वें दिन भी जारी है। बताते चले आपको 4 मजदूरों का लोकेशन पता चल पाया है। ऑक्सीजन की कमी और मलबा चुनौती अभी भी बन रही है। देखिए 22 फरवरी से टनल में ये 8 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें 4 मजदूर गुमला के हैं। लेकिन देखिए ताजा अपडेट ये है कि 4 मजदूरों का लोकेशन फिलहाल मिल पाया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी अभी भी बनी हुई है और मलबा चुनौती अभी बना हुआ है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को। लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जो टीम है वो जुटी हुई है। साथ ही साथ सरकार की नजर जो है लगातार बनी हुई है। प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है और कहा यह जा रहा है कि हाई टेक यहाँ पर जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी देखिए कहा जा रहा है कि टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए टीम लगातार जुटी हुई है। और गुमला से बड़ी खबर। तेलंगाना से 40 मजदूर वापस घर लौट गए। सभी भूखे प्यासे अपने गांव पहुंचे हैं। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि ना तो उन्हें मजदूरी मिल रही है और ना ही उनको किसी प्रकार की मदद की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें आने भी वहां से नहीं दिया जा रहा था। वो छिपकर वहां से भाग निकले हैं क्योंकि अधिकारी उन्हें आने भी नहीं दे रहे थे। बता दें आपको, तेलंगाना में निर्माणाधीन श्रीशैलम सुरंग का एक हिस्सा पिछले शनिवार को ढह जाने के बाद 8 मजदूर अंदर फंस गए हैं, जिनमें गुमला के 4 मजदूर शामिल हैं। तुम बता सकते बेटा? देखन हमरे मन डरे नहीं गेली, पीछे घुस गेली और पानी इतना भारी पधरलक और इतना गिरत है कि उन्हें आवाज भी दिलक। लेकिन हमरे पीछे ही ने घुरली और हिने भागते है कि पूरा और फिर आवाज दिलक। लेकिन डर से हमरे भागते 14 किलोमीटर। तो सब दिन उन्हें दौड़ते आए, दौड़त आवत है घर भी सब भाई क्या आवत है। अरे मैं भी पीछे रहा, वह जो रहा मोह भी भागत हो। क्या बात हल्क है कि अब वहाँ से भाई के सब दौड़ के अब 14 किलोमीटर दौड़ के भागा थी। सब भाई से तो फिर चढ़ गई पंप में चढ़ के फिर और ब्लेड में और चढ़ गई। ब्लेड में चढ़ा थी घर पंप में चढ़ा थी और पानी कहा था कि और बीच में है तो पंप चलाते रहे, तो पानी पी ली। पानी पी के देकर और दौड़ली फिर तो वहाँ चढ़ के हैं फिर और निकल। धनबाद की बंद पड़ी कंपनी जियो मैक्स माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के 150 मजदूरों का 40 लाख रुपए लॉकडाउन के बाद से ही बकाया है। इसके विरोध में मजदूरों ने मशाल जुलूस निकाला। कंपनी गेट पर पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गई। मजदूरों ने जल्द से जल्द इन बकाया राशि को भुगतान करने की मांग की है, जिस पर जेडीयू प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह ने मजदूरों को संबोधित किया है और कंपनी से बकाया मजदूरी दिलाने का भरोसा जताया है। 150 मजदूरों का बकाया मजदूरी को लेके आज हम लोग सांकेतिक मशाल जुलूस निकाले हैं। 40 लाख रुपया मजदूरी बकाया है मजदूरों का और इसी विषय को लेके आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। खबर बोकारो से, जहां पर खनन और वन विभाग की टीम ने जागेश्वर विहार थाना के वन क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध कोयला माइनिंग का सबूत मिले और इस दौरान कई सुरंग के मुहाने को जेसीबी के जरिए बंद कराया गया। साथ ही इसमें शामिल व्यक्तियों पर जागेश्वर विहार थाना में केस दर्ज कराया गया है। और आपको बताते चलें कि इस दौरान वन और खनन विभाग ने बोकारो में अवैध कोयला कारोबार को एक्सपोज किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। बोकारो जिले में अवैध तरीके से चल रहे कोयला कारोबार का वन विभाग और खनन विभाग ने भंडाफोड़ करते हुए दर्जनों अवैध मुहानों को डोजरिंग कर बंद किया है। बोकारो के खनन विभाग और वन विभाग को सूचना मिली थी कि बैरमो अनुमंडल के जगेश्वर विहार थाना क्षेत्र के दनिया वन क्षेत्र में अवैध दर्जनों मुहानों से कोयले का अवैध खनन हो रहा है। उसी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया गया है। हम कह सकते हैं कि बैरमो अनुमंडल के महुआ टाड़ हो या फिर जगेश्वर विहार हो या फिर चतरोचट्टी हो या फिर अन्य थाना क्षेत्र हो, सभी जगह अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें जो खनन कर बगल के जिले रामगढ़ जिले के फैक्ट्रियों में या फिर मंडियों में भेजा जा रहा है।
हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बैरमो अनुमंडल में कोयले का कारोबार का खेल चल रहा है, वन विभाग और खनन विभाग ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस कोयले के अवैध खनन पर कार्रवाई लगती है या फिर एक जो आम चर्चा सड़कों पे होती है कि ऊपर से साहब का ऑर्डर होता है तब कोयला का खेल शुरू होता है। तो ऐसे में देखना यह है कि क्या पूरे कोयले के काले सिंडिकेट को राज्य सरकार तोड़ पाएगी, जिला प्रशासन तोड़ पाएगी, या फिर वही ढाक के 3 पात होंगे, कार्रवाई होगी, फिर से मुहाने बंद होंगे और फिर से अवैध कोयले का कारोबार रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में चलता रहेगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। खूंटी में सदर प्रखंड के अनिगड़ा गांव में लेमन ग्रास से तेल निकालने वाली मशीन 1 दशक से बंद पड़ी हुई है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज से 10 साल पहले जब इस मशीन को लगाया गया था तब स्थानीय लोगों को रोजगार की उम्मीद जगी थी, लेकिन समय के साथ ये उम्मीद धूमिल होती गई। अब इस मशीन को पूरी तरीके से इस मशीन में अब जंग लग चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोग यहाँ पर नई मशीन लगवाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। लोगों को रोजगार देने के लिए मिनी प्रोसेसिंग प्लांट जैसे लेमन ग्रास के क्षेत्र में कहें कि 2-2 यूनिट हमारा इस क्षेत्र में लगा है, खोटिया और अनिगड़ा और सुडुंदा में। उसको ठीक से चालू कीजिए, लेकिन वो आज के दिन में जिस तरह से होना चाहिए, चालू होना चाहिए है, वो नहीं है। जो वो चालू रहता तो वाहनों को रोजगार मिलता, वाहनों को आय वृद्धि होता। हम हैं अभी खूंटी जिला के अनिगड़ा गांव में और यहाँ पर सरकार द्वारा लगभग 25 लाख की लागत से लेमन ग्रास से तेल निकालने के लिए मशीन लगाया गया था ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन यह मशीन पिछले 10 साल से ही बंद पड़ा हुआ है और ये मशीन जिसके कारण ये मशीन खुद बेरोजगार हो गया। आप देख सकते हैं ये मशीन है जिसको जो रख रखाव के अभाव में जीर्णशीर्ण अवस्था में हो गया है, बर्बाद भी होते जा रहा है। मशीन की कहे तो ये जब चालू हुआ था तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि रोजगार भी मिलेगा और उस समय लोगों ने भारी मात्रा में लेमन ग्रास की खेती भी करना शुरू किए थे, लेकिन लेमन ग्रास की खेती तो बंद हो ही गया, साथ ही लोगों को ठीक ढंग से रोजगार भी अब नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोगों को के बीच समस्या उत्पन्न है। लेमन ग्रास जो यहाँ पर लोग लगाए थे वो भी लेमन ग्रास अब खराब होने की स्थिति में आ गई है। शैलेश कुमार, न्यूज 18, खूंटी। खबर बोकारो से, जहां के चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 19 में बिहार कॉलोनी मुख्य सड़क में बिजली के खंभे हादसे का कारण बन रहे हैं। और देखिए, जिले के सड़क में कई ऐसे खंभे हैं जो कि झुक चुके हैं और इससे कभी भी हादसा हो सकता है। मोहल्ले वालों ने इसकी जानकारी विभाग को भी दी है, लेकिन न विभाग और न ही निगम के अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। एक छोटी सी तस्वीर आपको चास नगर निगम क्षेत्र के बिहार कॉलोनी में दिखाना चाहते हैं। हम तस्वीर ये दिखाना चाहते हैं कि यह बिहार कॉलोनी का मुख्य सड़क है और इस सड़क किनारे एक पोल है। इस पोल को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी बिजली विभाग के हो, वो कितने अपने जिम्मेदारी के प्रति कितने जागरूक हैं। आप देख सकते हैं यह पोल जो है लगभग 3 महीने से सड़क पर झुका हुआ है। लोगों के जान पर बन आई है, लेकिन कोई भी इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने इसके लिए नगर निगम में आवेदन भी दिया। हालांकि एक पोल नहीं बिजली विभाग का है, आप सामने भी एक पोल देख सकते हैं कि इसका भी जो स्थिति है वह भी इसी तरह का है। सड़क पर पोल आ चुका है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है। लोगों ने जब लोगों की समस्या हुई तो लोगों ने कहा कि यह काफ़ी गंभीर समस्या है और किसी भी समय यह हादसे को निमंत्रण दे सकता है। तो ये पोल झुका हुआ है और 17/2/2025 को हम लोगों ने बिहार कॉलोनी के वासियों ने जाकर के विद्युत कार्यालय में, एडीओ साहब के कार्यालय में जाकर के वहाँ आवेदन को जमा किए। जमा करने के बाद उनसे ये आश्वासन मिला कि कर्मचारी आएंगे और इस पोल को, और आगे के भी 2 जर्जर पोल है जो टूटा हुआ है, कभी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। में कभी भी हादसा हो सकता है। इस पोल आदमी जाने में बहुत बुजुर्ग लेडीज महिला जाती है, शाम के समय में पोल गिर जाए तो कौन रिस्क लेगा। मैंने इसका बिजली विभाग में हमने आवेदन भी दिया था, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है।
नगर निगम के आयुक्त हो या जो भी हो, बिजली विभाग कोई नहीं। यही हाल है। हम कह सकते हैं कि अगर इस पोल को बिजली विभाग ध्यान देकर नहीं हटाता है तो बड़ी घटना घटेगी और जिम्मेदारी भी बिजली विभाग की ही होगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। झारखंड में निकाय चुनाव नहीं होने को लेकर झारखंड उलगुलान मोर्चा आवाज उठाएगी। झारखंड उलगुलान मोर्चा का कहना है कि झारखंड हित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां उदासीन हो गई हैं, जिस कारण अब वो झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आवाज उठाएंगे। 7 वर्ष हो चुके हैं नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है। जो वर्तमान में सरकार है उस पर हम लोग दबाव बनाएंगे ताकि जो हमारे लोकल क्षेत्र में, जो निगम क्षेत्र में जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा कैसे मिले, इन्हीं सारे विषय को लेकर आज या कमेटी या समिति का आज हम लोग यहाँ पर गठन करने का काम किए। चुनाव होने जा रहा है, चुनाव को लेकर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि ताकि जिस तरह के हमारा अभी कार्यकाल नगर निगम का खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राज्य सरकार को चुनाव कराए और स्थापित नगर निगम को करे ताकि नगर निगम सुचारू रूप से ढंग से चल पाए और आम जनता को, आम लोगों को नगर निगम का सुविधा जन जन तक पहुँचे, यही आशा और उम्मीद है। जमशेदपुर को JN टाटा की जयंती और शहर की स्थापना दिवस से पहले स्कूल की सौगात दी गई। प्रेम ज्योति प्रांगण स्कूल जो पहले कीनन स्टेडियम की गैलरी में चलाई जा रही थी, उसे टाटा स्टील ने विष्णुपुर स्थित गरमनाला के पास नई बिल्डिंग का निर्माण करा करके शिफ्ट करा दिया है। इस स्कूल में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का उद्घाटन DC अनन्य मित्तल ने किया और इस मौके पर टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, कैनल क्लब के अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन और स्कूल के टीचर और छात्र यहां पर मौजूद रहे। एक बड़ी खबर चतरा से, टायर दुकान में आग लगने की खबर मिल रही है। देखिए, आग लगने से अफरा तफरी का यहां पर माहौल बन गया। दुकान में रखे हुए टायर जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है और उड़सू मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काले धुएं का गुब्बार किस तरीके से यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो टायर है इसमें आग लग गई है और ये सारे के सारे टायर जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। यहाँ पर आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयावह यहाँ पर ये आग लगी है और काले धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, प्रयासरत है। बताते चलें आपको, दुकान में रखे हुए टायर जो हैं वो जल गए हैं पूरी तरीके से। ये दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि ये जो काले धुएं का गुब्बार है उठता हुआ दिखाई दे रहा है।